The Tales of Chekhov, Love and Other Stories by Anton Chekhov. लव, प्यार। सुबह के 3 बजे सॉफ्ट अप्रैल की रात मेरी खिड़कियों में देख रही है और अपने सितारों के साथ मुझे प्यार से देख रही है। मैं सो नहीं सकता, मैं बहुत खुश हूँ। सिर से पांव तक मेरा पूरा अस्तित्व एक अजीब समझ से बाहर की भावना से फूट रहा है। मैं अभी इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत आलसी हूँ। और वहाँ विश्लेषण लटकाओ। ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति अपनी संवेदनाओं की व्याख्या तब कर सकता है जब वह घंटाघर से सबसे आगे उड़ रहा हो, या उसने अभी अभी सीखा हो कि उसने 2 लाख जीत लिए हैं। क्या वह ऐसा करने की स्थिति में है? कमोवेश इस तरह मैंने अपने प्रेम पत्र की शुरुआत शाखा से की। 19 साल की एक लड़की जिसे मुझे प्यार हो गया था। मैंने इसे 5 बार शुरू किया और अक्सर चादरें फाड़ दी, पूरे पृष्ठों को खोज कर दिया और इसे फिर से कॉपी किया। मैंने पत्र का इतना लंबा समय बिताया जैसे कि यह एक उपन्यास हो जिसे मुझे ऑर्डर करने के लिए लिखना था। और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने इसे लंबा, अधिक विस्तृत और अधिक उत्कृष्ट बनाने की कोशिश की थी, बल्कि इसलिए कि मैं इस लेखन की प्रक्रिया को अंतहीन रूप से लंबा करना चाहता था। जब कोई अपने अध्ययन की शांति में बैठता है और अपने दिवा स्वप्नों के साथ संवाद करता है, जबकि बसंत की रात किसी की खिड़की से झांकती है। पंक्तियों के बीच मैंने एक प्यारी छवि देखी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ एक ही मेज पर बैठे हुए आत्माएं भोलेपन से खुश उतनी ही मूर्ख और उतनी ही आनंदमयी मुस्कुरा रही है जितनी मैंने अपने हाथ को देखते हुए लगातार लिखा, जो अभी भी स्वादिष्ट रूप से दर्द कर रहा था जहां उसकी हाल ही मैंने दबाया गया था। और अगर मैंने अपनी आंखें फेर ली तो मुझे छोटे गेट की हरी ट्रेलिस का दर्शन हुआ। मेरे अलविदा कहने के बाद उसे जाली से साशा ने मुझे देखा। जब मैं साशा को अलविदा कह रहा था तो मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था और बस उसके फिगर की प्रशंसा कर रहा था, जैसे हर सभ्य पुरुष एक सुंदर महिला की प्रशंसा करता है। जब मैंने जाली के माध्यम से 2 बड़ी आंखें देखी तो अचानक जैसे कि प्रेरणा से मुझे पता चला कि मैं प्यार में था, कि यहाँ सब हमारे बीच तय हो गया था और पहले से ही पूरी तरह से तय हो गया था कि मेरे पास कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। औपचारिकताएं, एक प्रेम पत्र को सील करना और धीरे धीरे अपनी टोपी और कोट पहनना, धीरे धीरे घर से बाहर जाना और खजाने को चौकी तक ले जाना भी एक बड़ी खुशी है। अब आकाश में तारे नहीं हैं, उनके स्थान पर पूर्व में एक लंबी सफेदी सी लकीर है जो गंदे घरों की छतों के ऊपर बादलों द्वारा इधर उधर टूट गई है। उस लकीर से पूरा आकाश फीके प्रकाश से भर जाता है। शहर सो रहा है, लेकिन पहले से ही पानी की गाड़ियां निकल चुकी हैं और कहीं दूर कारखाने में सीटी बजती है और काम करने वालों को जगाती है। पोस्ट बॉक्स के बगल में ओस से थोड़ा नम आप निश्चित रूप से एक घर के कुली की अनाड़ी आकृति को देखेंगे जो घंटी के आकार की भेड़ की खाल पहने और एक छड़ी के लिए हुए हैं। वह कैटालिप्सी जैसी स्थिति है। वह सोया या जाग नहीं रहा है, लेकिन बीच में कुछ है। यदि बक्सों को पता होता कि लोग अपने भाग्य के फैसले के लिए कितनी बार उनका सहारा लेते हैं तो उनके पास इतनी विनम्र हवा नहीं होती। वैसे भी मैंने अपने पोस्ट बॉक्स को लगभग चूम लिया था और जैसा कि मैंने इसे देखा, मैंने सोचा कि पोस्ट सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं किसी से भी जो कभी प्यार में रहा हूँ यह याद रखने की विनती करता हूँ कि कैसे कोई आमतौर पर बॉक्स में पत्र गिराने के बाद जल्दी से घर जाता है, तेजी से बिस्तर पर जाता है और पूरे विश्वास के साथ रजाई खींचता है कि जैसे ही कोई सुबह उठेगा पिछले दिन की यादों से अभिभूत और खुशी के साथ खिड़की की ओर देखें जहाँ दिन की रोशनी उत्सुकता से पर्दे की तहों के माध्यम से अपना रास्ता बना रही होगी।
खैर, तथ्यों के लिए अगली सुबह दोपहर में साशा की नौकरानी ने मुझे निम्नलिखित उत्तर दिया। मुझे खुशी है कि आज हमारे पास आना सुनिश्चित करें। कृपया, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आपका अपना। एक भी अल्प विराम नहीं। इस विराम चिन्ह की कमी और प्रसन्न शब्द की गलत वर्तनी पूरे पत्र और यहाँ तक के लंबे संकीर्ण लिफाफा जिसमें इसे रखा गया था ने मेरे दिल को कोमलता से भर दिया। फैली हुई लेकिन संकोची लिखावट में मैंने साशा की चाल, उसके हंसने पर भुएं उठाने के उसके तरीके, उसके होंठों की गति को पहचान लिया। लेकिन पत्र की सामग्री ने मुझे संतुष्ट नहीं किया। एक तो काव्य पत्रों का उत्तर इस तरह नहीं दिया जाता, और दूसरी बात, मैं साशा के घर क्यों जाऊं जब तक कि उसकी मोटी माँ, उसके भाई और बेचारे संबंधी हमें अकेला न छोड़ दें। यह उनके सिर में कभी नहीं आएगा, और कुछ भी इसके द्वारा अधिक घृणास्पद नहीं है कि किसी को किसी अर्ध बहरी बूढ़ी महिला या छोटी लड़की के आकार में किसी चेतन ढोंग के घुसपैठ के कारण किसी के उत्साह को रोकना पड़ता है। मैंने नौकरानी को साशा से एक मुलाकात के लिए कुछ पार्क या मुख्य मार्ग चुनने के लिए कहा। मेरे सुझाव को सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। जैसा कि कहा जाता है, मैंने सही राग मारा था। दोपहर के 4 से 5 बजे के बीच मैंने पार्क के सबसे दूर और सबसे ऊंचे हिस्से में अपना रास्ता बनाया। पार्क में कोई आत्मा नहीं थी, और हो सकता है कि कोशिश किसी रास्ते या गज बोर में कहीं पास में ही हो। लेकिन महिलाओं को रोमांटिक मामलों में इसे आधा करना पसंद नहीं है। एक पैसे के लिए, एक पाउंड के लिए, यदि आप एक प्रयास के लिए हैं तो इसे सबसे दूर और सबसे अभेद्य झाड़ झंगाड़ में रहने दें। जहां किसी खुरदरे या शराबी व्यक्ति से ठोकर लगने का जोखिम हो। जब मैं साशा के पास गया तो वह मेरे पास अपनी पीठ के साथ खड़ी थी, और उसकी पीठ पर मैं बहुत सारे रहस्य पढ़ सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ और उसकी गर्दन की नस और उसके कपड़े पर काले धब्बे कह रहे थे, चुप रहो। लड़की ने एक साधारण सूती पोशाक पहनी हुई थी, जिसके ऊपर उसने एक हल्का लबादा डाल रखा था। रहस्यमय गोपनीयता की हवा में जोड़ने के लिए उसका चेहरा एक सफेद घूंघट से ढका हुआ था। प्रभाव को खराब ना करने के लिए मुझे दबे पाम के पास आना पड़ा और आधी फुसफुसाहट में बोलना पड़ा। अब जो मुझे याद है, मैं उस मिलन स्थान का इतना आवश्यक बिंदु नहीं था जितना कि उसका विवरण। साशा साक्षात्कार में ही इतनी लीन नहीं थी जितनी उसकी रूमानी रहस्यमयता में, मेरे चुंबनों में, उदास पेड़ों में की खामोशी में, मेरी प्रतिज्ञाओं में। एक मिनट भी ऐसा नहीं था जब वह खुद को भूल गई थी या उसके चेहरे से रहस्यमय अभिव्यक्ति के गिरने दिया था। और वास्तव में अगर मेरी जगह कोई इवान सिदोरिच या सिदोर इवानिच होता तो वह इतना ही खुश महसूस करती। ऐसी परिस्थितियों में कोई कैसे पता लगा सकता है कि कोई प्यार करता है या नहीं, प्यार असली चीज है या नहीं। मैं चाचा को पार्क से अपने साथ घर ले गया। किसी के कुंवारे क्वार्टर में प्यारी महिला की उपस्थिति शराब और संगीत की तरह प्रभावित करती है। आमतौर पर कोई भविष्य के बारे में बात करना शुरू कर देता है, और जिस आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ वह ऐसा करता है वह सीमा से परे है। आप योजनाओं और परियोजनाएं बनाते हैं, हालांकि आप अभी तक लेफ्टिनेंट के पद तक नहीं पहुंचे हैं, फिर भी आप जनरल के पद के बारे में जोर से बात करते हैं, और कुल मिलाकर आप ऐसी ऊंची ऊंची बकवास करते हैं कि आपके सुनने वाले के मन में जीवन के लिए बहुत प्यार और अज्ञानता होनी चाहिए। इसे स्वीकार करें। सौभाग्य से पुरुषों के लिए प्यार में महिलाएं हमेशा अपनी भावनाओं से अंधी होती हैं और जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। सहमत ना होने की बात तो दूर, वे वास्तव में पवित्र विस्मय से पीले हो जाते हैं, श्रद्धा से भरे होते हैं, और पागल के शब्दों पर लालच से लटके रहते हैं। साशा ने मेरी बात ध्यान से सुनी, लेकिन मैंने जल्द ही उसके चेहरे पर एक विक्षिप्त भाव देखा। वह मुझे समझ नहीं पाई। मैं जिस भविष्य की बात कर रहा था
वह उसके केवल बाहरी पहलू में दिलचस्पी ले रहा था और मैं उसके सामने अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को प्रदर्शित करने में समय बर्बाद कर रहा था। उसे यह जानने में गहरी दिलचस्पी थी कि उसका कमरा कौन सा होगा, उसके कमरे में कौन सा कागज होगा, मेरे पास एक भव्य पियानो के बजाय एक सीधा पियानो क्यों था, इत्यादि। उसने मेरी मेज पर सभी छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखा, तस्वीरों को देखा, बोतलों को सूंघा, लिफाफे से पुराने टिकटों को छीलते हुए कहा कि वह उन्हें कुछ चाहती है। मैं जिस भविष्य की बात कर रहा था वह उसके केवल बाहरी पहलू में दिलचस्पी ले रहा था और मैं उसके सामने अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को प्रदर्शित करने में समय बर्बाद कर रहा था। उसे यह जानने में गहरी दिलचस्पी थी कि उसका कमरा कौन सा होगा, उसके कमरे में कौन सा कागज होगा, मेरे पास एक भव्य पियानो की बजाय एक सीधा पियानो क्यों था। कृपया मेरे लिए पुराने टिकटों को इकट्ठा करें, उसने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। करने की कृपा करें। फिर उसे खिड़की में एक अखरोट मिला। उसने शोर मचाया और उसे खा लिया। आप अपनी किताबों के पीछे छोटे लेबल क्यों नहीं लगाते? उसने किताबों की अलमारी को देखते हुए पूछा। किस लिए? ओह, ताकि हर किताब का अपना नंबर हो। और मैं अपनी किताबें कहाँ रखूं? मेरे पास किताबें भी हैं, तुम्हें पता है। आपके पास कौन सी किताबें हैं? मैंने पूछ लिया। साशा ने अपनी भौहें उठाई, एक पल सोचा और कहा, सभी प्रकार। और अगर ये मेरे दिमाग में आया होता कि मैं उससे पूछूं कि उसके क्या विचार, क्या विश्वास, क्या लक्ष्य थे, तो निस्संदेह उसने अपनी भौहें उठाई होंगी, 1 मिनट सोचा होगा और उसी तरह से कहा होगा, सभी प्रकार। बाद में मैंने साशा को घर दिखाया और नियमित रूप से अपना घर छोड़ दिया, आधिकारिक रूप से सगाई कर ली और हमारी शादी एक ऐसे ही माना गया। यदि पाठक मुझे केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव से न्याय करने की अनुमति देगा तो मेरा मानना है कि सगाई करना बहुत ही नीच है, पति या कुछ भी नहीं होने से कहीं अधिक। सगाई वाला आदमी ना तो कुछ है और ना ही दूसरा। वह नदी के एक किनारे को छोड़ दिया है और दूसरे तक नहीं पहुंचा है। वह शादीशुदा नहीं है और फिर भी उसे कुंवारा नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्थिति के विपरीत कुछ नहीं है जिस कुली का मैंने ऊपर जिक्र किया है। हर दिन जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती मैं अपनी मंगेतर के पास तेजी से जाती। जब मैं जाता था तो मैं आमतौर पर अपने भीतर आशाओं, इच्छाओं, इरादों, सुझावों, वाक्यांशों की भीड़ लिए रहता था। मैं हमेशा सोचता था कि जैसे ही नौकरानी ने दरवाजा खोला मुझे दमन और घुटन महसूस करने के तुरंत अपने गर्दन तक ताज़ा खुशी के समुद्र में डुबकी लगानी चाहिए। लेकिन यह वास्तव में हमेशा अन्यथा निकला। हर बार जब मैं अपनी मंगेतर को देखने जाती थी तो उसका पूरा परिवार और घर के अन्य सदस्य उसके साथ सज्जा में व्यस्त रहते थे और वैसे वे 2 महीने तक सिलाई के काम में लगे रहे और फिर उनके पास 100 रूबल के से कम की चीजें थी। लोहे, मोमबत्ती की ग्रीस और धुएं की गंध आ रही थी। बगले पैर के नीचे दब गए। 2 सबसे महत्वपूर्ण कमरे लिनेन के बिलों के साथ ढेर थे। कैलिलो और मलमल और लहरों के बीच से साशा का छोटा सा सिर उसके दांतों के बीच एक धागे से झाग रहा था। सभी सिलाई पार्टी ने खुशी के नारे के साथ मेरा स्वागत किया, लेकिन एक बार मुझे भोजन कक्ष में ले जाया गया जहां मैं उन्हें नहीं रोक सकता था और ना ही देख सकता था कि केवल पत्तियों को क्या देखने की अनुमति है। हमारी भावनाओं के बावजूद मुझे भोजन कक्ष में बैठना पड़ा। रुको रुको, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। जब मैं उसकी ओर गिड़गिड़ाती हुई आंखों से उठाती तो वह कहती, केवल कल्पना है कि दुष्ट स्पेनिडा ने बारेज ड्रेस की चोली को खराब कर दिया और इस अनुग्रह के लिए व्यर्थ प्रतीक्षा करने के बाद मैं अपना आपा खो बैठा। घर से बाहर चला गया और मैंने
जो नया बैन खरीदा था उसके साथ सड़कों पर घूमने लगा। और हम आर्केड जा रहे हैं, वह कहती। हमें कुछ और कश्मीरी खरीदना होगा और टोपी बदलनी होगी। जब वे दुकान से बाहर आए, साशा और उसकी मां डरे हुए और चिंतित चेहरे के साथ देर तक चर्चा करते रहे कि वह गलती हुई है, गलत चीज खरीदी है, चिंट्स में फूल बहुत सारे गहरे हैं इत्यादि। हाँ, सगाई करना बोरी तो बड़ा है। मुझे खुशी है कि यह खत्म हो गया। अब मेरी शादी हो चुकी है, संध्या हो गई है, मैं अपनी पढ़ाई में बैठा पढ़ रहा हूँ। मेरे पीछे सोफे पर बैठी साशा कुछ शोरगुल से कुतर रही है। मुझे एक गिलास बियर चाहिए। साशा, कॉर्कस्टू की तलाश करो, मैं कहता हूँ। यह कहीं झूठ बोल रहा है। साशा उछलती है, कागज के 2 या 3 ढेरों के बीच बेतरतीब ढंग से सुलगती है, माचिस गिराती है और कारकरू को ढूंढे बिना चुपचाप बैठ जाती है। 5 मिनट बीत गए, 10 में प्यास और चिढ़ दोनों से व्याकुल होने लगता हूँ। साशा, कॉर्कसू की तलाश करें, मैं कहता हूँ। साशा फिर से उछलती है और मेरे पास के अखबारों को देखती है। कागजों की उसकी कुतरने और सरसराहट मुझे एक दूसरे के खिलाफ चाकू तेज करने की आवाज की तरह प्रभावित करती है। मैं उठता हूँ और खुद कॉर्कस्कू की तलाश करता हूँ। अंत में यह मिल जाता है और बियर बिना कॉर्क के निकल जाती है। साशा टेबल के पास ही रहती है और काफी देर तक मुझे कुछ कहना शुरू करती है। आप कुछ बेहतर पढ़ेंगे साशा, मैं कहता हूँ। वह एक किताब उठाती है, मेरे सामने बैठ जाती है और अपने होंठ हिलाने लगती है। मैं उसके छोटे से माथे हिलते हुए होंठों को देखता हूँ और विचार में डूब जाता हूँ। वह 20 के लिए हो रही है, मैं प्रतिबिंबित करता हूँ। अगर कोई शिक्षित वर्ग और उस उम्र के लड़के को लेकर उनकी तुलना करता है तो क्या फर्क पड़ता है। लड़के के पास ज्ञान और दृढ़ विश्वास और कुछ बुद्धि होगी, परंतु मैं उस भेद को वैसे ही क्षमा करता हूँ जैसे नीचा माथा और हिलते हुए होंठ क्षमा करते हैं। मुझे याद है कि अपने पुराने लवलेस दिनों में मैंने महिलाओं को उनके स्टॉकिंग्स पर लगे दाग के लिए या एक मूर्खतापूर्ण शब्द के लिए या उनके दांतों की सफाई ना करने के लिए निकाल दिया था, और अब मैं सब कुछ माफ कर देता हूँ। चबाना, कॉर्कस्क्रू के बाद की गड़गड़ाहट, गाली गलौज, किसी भी चीज के बारे में लंबी बात करना जो मैंने नहीं रखता, मैं इसे लगभग अनजाने में इच्छा के किसी भी प्रयास के बिना माफ कर देता हूँ। जैसे कि साचा की गलतियां मेरी गलतियां थी और कई चीजें जो मुझे पुराने दिनों में विस्मित कर देती थी मुझे कोमलता और यहाँ तक कि उत्साह की ओर ले जाती थी। साशा के लिए मेरे प्यार में हर चीज की उस माफी की व्याख्या है, लेकिन खुद प्यार की व्याख्या क्या है मैं वास्तव में नहीं जानता। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।